नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये क्लास आपकी डेली चलती है सुबह 11 बजे। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला नंबर आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एल्बर्ट जो बिल विवाद के साथ भैया कौन वायसराय जुड़े थे, है ना। आपको बताना है कि जो आपका ये एल्बर्ट जो बिल विवाद है ना, इसके साथ भैया कौन वायसराय जुड़े थे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले नंबर का आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन का जो आपका ये कार्यकाल था ना, आपको पता होगा 1899 से लेकर ये 1905 तक थे। इनका जो बंगाल विभाजन जो किया था ना, वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और एल्बर्ट जो बिल विवाद है ना, ये आपका आया था 1883 में आया था। कब आया था? 1883 में आया था। लेकिन लॉर्ड रिपन का जो आपका ये क्या कहते हैं, जो वायसराय आपके रहे थे, ये आपके 1880 से लेकर 1884 तक रहे थे। इसका मतलब 83 में भैया ये बिल आया, तो इसका मतलब लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपका आया था। तो याद रखेंगे, एल्बर्ट बिल विवाद के साथ भैया कौन वायसराय जुड़े थे, तो लॉर्ड रिपन आपके जुड़े थे। और जो इनके समय नियमित जनगणना आपकी शुरू हुई थी ना, वो जो नियमित जनगणना आपकी शुरू हुई थी, याद रखिएगा, नियमित जो जनगणना आपकी शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी आपकी 1881 में आपकी हुई थी। अच्छा, भारत में सबसे पहले जनगणना आपके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में, लेकिन इनके टाइम पे कोई ऐसा फिक्स नहीं था। लेकिन जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो कहते हैं 1881 के बाद कहते हैं हर आपका 10-10 साल में आपकी जनगणना होगी। लेकिन सबसे पहली जनगणना आपके लॉर्ड मेयो के टाइम पर ही हुई थी। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये जो प्रचार किया था, ये किया था आपका महाबोधि मंदिर समूह से किया था। अब आप कहेंगे सर महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? ये आपका बोध गया में है। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे सर ये गया जिले में पड़ता है। हमने कहा गया जिला कहाँ पड़ता है? हमने कहा सर ये बिहार में पड़ता है। अब हम पूछ रहे हैं कि बताइए गौतम बुद्ध का भैया जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था भैया, लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था आपका, लुम्बिनी में। अगर हम कहें आपसे कि मृत्यु भैया इनकी 80 साल में हुई थी, कब हुई थी? याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में भैया इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो आप कहेंगे सर कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में मतलब है ना। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आपका है। बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया, है ना, ये सभी को पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋषिपत्तनम का नाम ही तो सारनाथ आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर क्या होगा। पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर भैया बड़ा आतंक मचाए थे, और ये एकदम से इनका उद्देश्य ही था कि कुल मिला के भारत की जो बड़ी धनराशि है उसको प्राप्त करना था, है ना। और अपनी आत्मकथा में तैमूर ने यह भी बताया है कि भारत पर हमले को इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से जोड़ा था। उन्होंने बोला हमला इसलिए किया था, इस्लाम का प्रचार चाहते थे। अब भारत से जाते हुए उसने खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, और जिसे बाद में सैयद वंश की स्थापना किया था। आपको पता है सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था, है ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा? 1398 में। ये कब आए थे? 1398 में आक्रमण किए थे भैया तैमूर। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप। ये आप युद्ध जानते होंगे, हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा, एक प्रश्न आपको पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। यह डेट किसी को नहीं भूलनी चाहिए। वो अलग बात है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। महाराणा प्रताप अंग्रेजों के बीच हुआ था, है ना। ये बात अलग है कि महाराणा प्रताप किसी युद्ध में हार हुई थी, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपसे पूछा गया है, हुएनसांग एक क्या थे? हुएनसांग आपके एक चीनी यात्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा दीजिए। अच्छा, हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन, है ना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हाँ, ये चीनी यात्री हैं। 15 वर्षों तक भारत में रहे थे ये, और आया कब था? 630 ईसा पूर्व। 630 ईसा पूर्व से लेकर, है ना, नहीं ईसा पूर्व नहीं है, 630 ईस्वी से लेकर आपका 15 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 645। हाँ, 645 ईस्वी तक आपके भैया भारत में रहे थे हुएनसांग, है ना। ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम आए थे। इनकी एक पुस्तक है, आपको अगर मालूम होगा, हाँ, अपनी इनकी एक पुस्तक है सी यू की। उसमें अपनी यात्रा और भारत के बारे में बहुत अच्छे से विवरण दिया गया है। पुस्तक का नाम है सी यू की। यहाँ लिख दे रहे हैं सी यू की, ऐसे लिखा होगा सी यू और की।
इस पुस्तक में बताया है। 6 नंबर का देखिए आपको बताना है, यहाँ पर जवाब क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। ये कहा गया है आपका अरुणा आसफ अली को। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था। देखिए चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला जो पहला भारतीय था, उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे थे, याद रखिएगा। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। एक बार हमने प्रश्न पूछा था कि मंगल पांडे कौन से उसके थे सिपाही, उसमें ऑप्शन दिया था 32, 34 करके। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था और चर्बी लगे कारतूसों को इन्होंने मना कर दिया था दांत से काटने से। इसी कारण इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था 1857 में। मंगल पांडे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 8 नंबर देखिए आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है। पूछा गया यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक और ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। ये एक प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, याद रखिएगा। MK गांधी, बोले तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर देखिए पूछा गया वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। ये आपका पहली बार प्रकाशित हुआ था आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इसी गीत का अंग्रेजी अनुवाद 1909 में अरविंद घोष ने किया था। इसी का जो इंग्लिश में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, वो किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था। 10 नंबर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। पानी बहुत तेज, हमें प्यास लगी है बहुत तेज। यहाँ पे गर्मी भी है, गर्मी का मौसम चल रहा है। आप लोग भी साथ में पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए। चलिए 10 नंबर का देखिए आपसे पूछा क्या गया है। 10 नंबर का देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए। ये भैया आपका डांडी है। साबरमती से डांडी तक यात्रा चली थी, है ना। और ये जो इसमें 78 अनुयायी थे आपके, पता होगा। और ये जो क्या कहते हैं डांडी यात्रा है, ये आपकी स्टार्ट कब हुई थी, आपको पता है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। इसके बाद ये नमक, समुद्री पानी से नमक बना देते हैं। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर आपका गांधी इरविन समझौता होता है आपका 1931 में कि भैया का ये कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दो, तो कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं, दोबारा फिर चालू हो जाता है। इसके बाद पूरी तरीके से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो बंद कर दिया जाता है, उसका डेट एक बार एग्जाम में पूछा गया था। पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्थगित किया गया था वो 7 अप्रैल 1934, ये डेट याद रखिएगा। पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा डांडी, डांडी कहाँ पर है अगर हम आपसे पूछे तो ये नवसारी जिला के पास है, गुजरात में है नवसारी जिला। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था डांडी कहाँ है, ये नवसारी जिला, नवसारी जिला के पास है। नवसारी जिला कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ पे, गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 11 नंबर में पूछा गया है भारत में, यहाँ पर पूरा प्रश्न है, भारत में समुद्री तट सबसे लंबा कौन सा है, सबसे लंबा वाला पूछा है। तो सबसे लंबा आपका इसमें कौन सा होगा, मरीना हो जाएगा, मरीना। 12 नंबर है मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है। हाँ यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानसरोवर जो आपकी झील है, इससे किस नदी का उद्गम हुआ है। तो 12 नंबर में जवाब क्या होगा, और 12 नंबर का जवाब आपका होगा ब्रह्मपुत्र, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपको बताना है। चलिए 13 नंबर बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है ना। कितना समय लेती है यहाँ पर आपको बताना है, आंसर क्या होगा, है ना। कितना समय लेती है, चलिए यहाँ पर कमेंट करिए।
चलिए यहाँ पर देखिए, पृथ्वी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपसे पूछा गया, कह रहे हैं बी नंबर होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ऑप्शन नंबर है कहाँ पर, बी नंबर है। चलो अगला प्रश्न बताइए 14 नंबर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है 14 नंबर में। तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी दोनों में है ना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, बी नंबर देख लीजिए सभी कह रहा है। भारत किस, हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 15 नंबर पूछा गया, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है ना। अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है आपको बताना है। यहाँ पर 15 नंबर का जवाब क्या होगा। चलिए 15 नंबर का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर लाल सागर है ना, लाल सागर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लाल सागर यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लाल सागर शब्द अन्य चारों शब्दों से सबसे कम मिलता है, क्योंकि अन्य जो 3 महासागर हैं है ना, उसमें लाल सागर एक सागर है, ठीक है ना, याद रखेंगे। हाँ लाल सागर, बाकी प्रशांत हिंद आर्कटिक महासागर है आपके, है ना, ये लाल सागर लिखा हुआ है, तो सबसे कम यही होगा, अन्य शब्दों से मिलता है। लाल सागर क्या एक सागर है आपका, बाकी सब ये महासागर है। चलो आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर बताइए। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है। चलिए 16 नंबर में बताना आंसर क्या होगा। वास्तविक जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और नाम मात्र जीडीपी के बीच मुख्य अंतर यही होता है कि इनकी गणना के लिए प्रयोग की गई कीमतों के आधार पर करते हैं, है ना। तो आंसर क्या लगाएंगे। हाँ पहला ही है आपका कीमत स्तर वाला, ऑप्शन नंबर ए होगा, आधार वर्ष चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। सरकार कर क्यों लागू करती है। जो सरकार जो है टैक्स लगाती है क्यों करती है लागू, आपको बताना है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, राज्य की कार्य प्रणाली चलाना है और टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है, इसी पैसे से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हीं को पैसा मिलता है ना, टैक्स के पैसे से। तो राज्य की कार्य प्रणाली जो है चलाने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, हम लोगों के टैक्स से तो आता है। जो टैक्स देते हैं उसी सरकार क्या करती है, सारे काम करती है, अपने तरफ से पैसा नहीं खर्च करती, हमें लोगों को पैसे से काम होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, 18 नंबर में बताना है। तो ये आपका क्या, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री, ऑप्शन नंबर सी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है, 19 नंबर आपको बताना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है। हाँ इसका मुख्य चरण देखिए, मजदूरों को समान अवसर मिले ये भी है आपका, किसानों का कल्याण ये भी है, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले ये भी है आपका, यानी आंसर लगाना पड़ेगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर बताइए MSY, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है क्या होगा, MSY का आपको फुल फॉर्म बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, अर्चना शुक्ला आंसर बराबर दे रही है, गगन सिंह भी दे रहे हैं, है ना, RDX शिवम राज भी आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर बताइए MSY को विस्तारित करना है, फुल फॉर्म बताइए क्या होगा MSY का। ये आपका होता है महिमा समृद्धि योजना, महिला सॉरी महिला लिखा है, महिला समृद्धि योजना। क्या होता है, महिला समृद्धि योजना होता है MSY का मतलब। ये क्या योजना है, क्या ये 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, याद रखिएगा। ये जो योजना है आपकी 2 अक्टूबर 1993 से संचालित की जा रही है, यानी 1993 से आपकी योजना चल रही है। आंसर क्या है, महिला समृद्धि योजना है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है यहाँ पर लिखा है के दर्शन के अंतर्गत आते हैं, 21 नंबर में आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाँ 21 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, समाजवाद। सरकार के यहाँ पर बताइए, सरकार के संसदीय स्वरूप प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ, है ना, सरकार के संसदीय प्रारूप का जो है प्रथम बार प्रारंभ हुआ, ये कब हुआ था, 22 नंबर बताना है। तो ये आपका ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पर हमने कई बार आपको बताया है, अस्थाई जो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी आपके जस्ट 2 दिन बाद बन जाते हैं। 9 ठीक है 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं अस्थाई आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी स्थायी की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लगा देना है। हजर अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? आपको बताना है। हजर अली आयोग की जो रिपोर्ट है किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? 24 नंबर बताइए। हाँ 24 नंबर का आपका है 1956 में। 1956 यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियों की संख्या पूछा गया है, आसान प्रश्न है ये। 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं आपके मूल, अगर भाग बात करेंगे। अनुच्छेद 395 है, वो अलग बात है कि इनके और पार्ट फर्स्ट सेकंड करके बढ़ा दिए गए हैं क्या, लेकिन जो मूल हमारे आज भी वही है ना। संविधान में कोई चेंज नहीं कर सकते, जितना था उतना ही है, बस उसमें बढ़ा देते हैं पॉइंट में। जिसे मान लो फर्स्ट है तो उसका ए कर देंगे, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, ऐसे हो जाता है। चलिए 26 नंबर बताइए, इनमें से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर से उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए 26 नंबर में आपको बताना आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे कि खाद्य पदार्थों का अपघटन करके ब्रेड, फफूंदी, मशरूम, ईस्ट, ये सब है। अमर बेल को बोलते हैं कसकुटा। इसका एक नाम दोस्तों क्या है? कसकुटा, याद रखिएगा, कसकुटा, कसकुटा, कसकुटा है ना, कसकुटा नाम है इसका। अमर बेल को हम कसकुटा भी कहते हैं। देखिए सभी कहा रहा है। हाँ परजीवी होता है ये, है ना, पैरासाइट, पैरासाइट होता है आपका ये। हार्बीवोरस पैरासाइट होता है आपका अमरबेल। चलिए 27 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए गगन सिंह कह रहे हैं 395, 12, 22, बिल्कुल सही बात है। चलिए प्रिया भी देखिए हमारे भी लाइव आ चुकी है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? यहाँ पर देखिए 27 नंबर में बताना आंसर क्या होगा, है ना। 27 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स, पेप्टाइड समझते हैं। देखिए पाचन प्रक्रिया के दौरान जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड में क्या कर देता है? तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। तो आंसर क्या लगाएंगे? पेप्सिन। बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं दोस्तों? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम Na2 NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों नाम है इसके, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। अगर इसको हमने सोडियम बाई कार्बोनेट कर दिया तो भी सही है, सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक ही हैं। सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट, दोनों का मतलब एक ही है, चाहिए का हो चाहिए। फार्मूला है Na, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, है ना। इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वाशिंग सोडा होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? धारा इकाई एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं। चलिए 30 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का जो उदाहरण आपसे पूछा गया है 30 नंबर में, क्या होगा? जिंक ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? जिंक ऑक्साइड, यानी ZnO। हाँ एक सफेद पाउडर होता है जो जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ, बैटरी, अग्निरोधी, प्राथमिक चिकित्सा, टेप आदि में किया जाता है। चलो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपका कौन सा आ गया है? ये शायद मैथ का आ गया है। 31 नंबर से आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो गए। अब प्रश्न तो बहुत बड़ा लिखा है लेकिन है आसान। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों की अगर बराबर हो जाती है तो बाग में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? अच्छा बराबर की बात बोल रहे हैं
तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल में ही तो बराबर होता है। जैसे मान लो हमने कहा 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, 3 का 3 गुणते 3 करते 9 आता है, सेम संख्याएं होती है ना बराबर। ऐसे 16 के लिखते हैं 4 गुणते 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है। 25 का आपका 5 होता है। ऐसे 2025 का निकाल लीजिए वर्गमूल। तो 2025 का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 का आएगा। 45 गुणते 45 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2025 आएगा। तो आराम से लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 32 नंबर बताइए। चलिए 32 नंबर बताइए। पेन कापी अगर आप लोगों ने न लिया हो तो ले लीजिए और लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है 11√n लिखा है। चलो लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसी को लगा रहे हैं। अच्छा ये 112 को पहले सॉल्व कर लो। 112 भी और सॉल्व हो जाएगा। देखो देखो 112 भी और आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर √112 लिखा था, इसको और सॉल्व कर लो, प्राइम फैक्टर से कर लो। ऐसे 2 से काटोगे 56 आएगा, 2 से काटोगे 28 आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा और 7। इसके पेयर बन गए, यानी 2 दूनी 4, 4√7 आएगा, यानी ये 4√7 आएगा। ऐसे इसको करना कर लेना 343 को 7 से काटो, 7 चौको 28, 7 ने 63, 7 आएगा फिर 7। एक पेयर बन रहा है, यानी 7 जिसका पेयर बनता है बाहर रहता है, रूट से बाहर रहेगा, और जिसका नहीं बनेगा अंदर आएगा। यानी इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा। अच्छा इसको हमें पता है कि 7 और 4 होता है 11√7। क्या होता है, 11√7 होता है। और इधर हमारा लिखा था 11√n। 11 से 11 मान लो कैंसिल हो गया। कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी, 7। n की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, इसको पहले इसको देखो, ये सही बटा में लिखा हुआ है 3 एकम 3, एक 4/3 आएगा। यहाँ लिख लो 4/3, फिर प्लस यह आएगा 4 एकम 4, यानी यहाँ भी यह आएगा 7/4। 4 एकम 4 3 7 इंटू है 3 एकम 3 और 2 5/3 आएगा, डिवाइड है 2 3 6, एक 7/2 आएगा। डिवाइड को भी मल्टीप्लाई बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 लिखो प्लस 7/4 है ही, 5/3 है ही। देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 2/7 कर देंगे, है ना। अब ये वाला पहले साल होगा मल्टीप्लाई वाला, तो 7 से 7 काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, यानी 5/6 आएगा। 4/3 प्लस 5/6, एलसीएम ले लेंगे 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा भाग देने पे, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 2 चौको 8 आएगा। 6 का भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा करेंगे 5 आएगा। 8 5 13, 13/6 आएगा। 13/6 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। सही बटा में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 1/6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 33 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी कह रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न आपका एवरेज का है ना। एवरेज का प्रश्न है, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। एवरेज के प्रश्न लिखा हुआ है 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर इतना है, बाकी छात्रों का इतना है। टोटल 30 है, 30 में 12 का दिया है, तो टोटल कितना होगा। 12 विद्यार्थियों को निकालेंगे तो 12 गुणते 62 कर लो, तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, है ना। हम 62 गुणते 12 कर रहे हैं, 12 दूनी 24 और बरछंग 72, 72 और 2 कितना होता है, 12 छक 72 होता है ना, और 2 74 हो गया, 742। अभी हमारे कितने बचे हुए हैं,
अभी बचे हुए हैं 12 हो गया 30 में, अभी 18 छात्र बचे हुए हैं। 18 का गुणा करोगे 60 में, तो 18 शून्य शून्य होता है ना, और 112 आएगा। अठारह का गुणा करेंगे, 18 छः कितना होता है, 108 होता है। 108 होता है यहाँ पे, 108 आएगा और जीरो ये आएगा। और टोटल कितने थे आपके, 30 छात्र से, बस डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। इतना करना था, इतना कर लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा इसका 62 में जब मल्टीप्लाई करे थे 62 का, तो 12 टू जा क्या होता है 24 होता है। अच्छा यहाँ पे 2 लिख गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर ही आएगा। अब इसको जोड़ लो, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 30 से भाग कर लेना है ना, जोड़ लो, जीरो आएगा। 8 4 कितने होते हैं 12, और यहाँ पर आएगा 7 1 8 1 बटे 30, ये आएगा आपका। लग रहा है गलत जोड़ दिए हैं, एक सेकेंड, ये 4 आएगा, 8 4 12, और यहाँ पर आएगा 7 1 8 और 1 आएगा, ये आएगा आपका, है ना, ये आएगा। इसमें 30 से भाग कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भाग कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 60.8 आएगा। 60 पॉइंट क्या आएगा, 8 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए 35 नंबर। हाँ बिल्कुल, देखिए सही आंसर दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं और 60% महिलाएं क्या है साक्षर हैं, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया निरक्षर महिलाओं की संख्या बताइए, साक्षर पुरुषों की तुलना में कितना परसेंट है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। अच्छा पुरुष जो है मेल हैं, मेल हमारे कितने हैं, मेल हम मान लेते हैं 45 है, 45% वाले 45 से मान लेते हैं। तो फीमेल कितनी होंगी, अच्छा मेल 45 हैं तो फीमेल कितनी होंगी, 100 में 45 है तो फीमेल आपकी 55 रही होंगी। इतना आपको पता चल गया। अब इसमें बोला है कि 60% क्या है निरक्षर हैं। अच्छा 60% अगर निरक्षर है तो साक्षर कितने रहे होंगे, पुरुष 40% रहे होंगे। परसेंटेज तो 100 का होता है ना। अगर 60% अगर पुरुष निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो हम साक्षर निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया है साक्षर पुरुषों की तुलना में, तो हमें साक्षर वाला चाहिए। और यहाँ पर महिलाएं दिया है साक्षर, तो पूछा निरक्षर, उल्टा करना है। तो जो 60% पुरुष निरक्षर दिया है तो आप साक्षर निकालिए, यानी 45 का निकाल लीजिए, 40% निकालो डायरेक्ट है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अगर 60% अगर निरक्षर हैं, अगर मान लीजिए पुरुष हैं, तो ये मतलब पता चलता है कि 40% हमारे साक्षर हैं। तो पुरुषों की संख्या 45 है और साक्षर निकालना है, तो इसी का निकाल लो 40%। 40% निकाल लीजिए, 20 दूनी 40 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 5 ना 45 होता है, यानी 18 हमारे जो पुरुष आ गए साक्षर है, ये क्या है साक्षर है। अच्छा महिलाओं की जब हम बात करते हैं, महिलाएं 55 हैं, बोला है कि साक्षर है 60%, हमको चाहिए निरक्षर, निरक्षर आपकी होंगी 40%, 40 बटे 100 कर दीजिए, 0 0 काट ही सकते हैं, इसको काट लीजिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आ गया 22। कितने आ गया दोस्तों 22, इतना आप कर लेंगे। हाँ तो ये जो हमारा जो 22 आया है निरक्षर हैं, ये महिलाएं कैसी हैं भैया, निरक्षर हैं। अब प्रश्न क्या बोला गया था, निरक्षर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी अधिक है। अच्छा अधिक बोला है तो अधिक के लिए हम ऐसे चलेंगे, 18 से 22 की तरफ बढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे ना अधिक अधिक है। 18 से 22 बढ़े तो कितना ज़्यादा है 4, नीचे आएगा बट्टे में 18, जहाँ चलते हैं वो नीचे आता है अपान में इंटू 100, इसको काट लो, 2 से काट लो, यानी यहाँ पर आएगा 200 बटे 9 का भाग दे लो 200 में, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर आएगा सी नंबर। 22.22% यहाँ पर क्या है, बिल्कुल देखिए आंसर आ गया है, बिल्कुल सही जवाब था। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न आपके रीजनिंग के शुरू हैं क्या, अच्छा हिंदी के हैं। चलो यहाँ पर बताइए 36 नंबर प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। लिखा हुआ निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है, तो सजीव वस्तुओं क्या कहते हैं 36 नंबर का बताना आंसर क्या होगा, तो उसे हम चेतन कहते हैं, क्या चेतन, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। निर्जीव वस्तुओं को जड़ तथा सजीव वस्तुओं को चेतन कहा जाता है। जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन आपका होता है, जड़ का विलोम क्या होता है, चेतन होता है। हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो, 37 नंबर क्या होगा,
हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो, यानी हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर देखिए, आपसे पूछा गया खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए 38 नंबर बताइए। 38 नंबर में पूछा गया है आपसे, खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 38 नंबर। हाँ, गधा होता है, बिल्कुल सही है। खर का क्या होता है, गधा होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलो 39 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 39 नंबर बताइए, महर्षि शब्द में कौन संधि है। चलिए 39 नंबर में बताइए, महर्षि शब्द में संधि कौन सी है। महर्षि शब्द में संधि का नाम बताना है। 39 नंबर, इसका महा प्लस ऋषि होगा। महा प्लस ऋषि होगा, और छोटा आ बड़ा आ, और यहाँ पर क्या कहते हैं, बड़ा और री के बाद अर हो जाता है, महर्षि ऋषि, महर्षि बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, गुण संधि होगा, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ऋषि होता है। महा प्लस, महा प्लस ऋषि होता है। महा प्लस क्या होता है, ऋषि होता है। बड़ा और री आता है तो अर हो जाता है। 40 नंबर बताइए, गीतकार में कौन समास है ना। गीतकार में बताइए कौन समास है आपका। 40 नंबर में बताना है। तो गीत को रचने वाला, यानी यहाँ पर तत्पुरुष समास है। गीत को रचने वाला, गीतकार, गीत को गाने वाला, गीत को रचने वाला, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए यहाँ से देखिए, रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हैं, और आपको यहाँ पर कमेंट करना रहेगा, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 46 नंबर के देखिए, रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट है यहाँ से, और आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न सभी को दिख रहा है। चलिए 46 नंबर देखिए, आपको बताना है ACDF संबंधित है CGJN से, उसी तरीके से FBEHI का संबंध किससे होगा। चलिए यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा 46 नंबर का। 46 नंबर में देखिए, कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए ए से सी में आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ए से सी में कितना बढ़ाया जा रहा है, 2। इसी प्रकार सी से यहाँ पर जी आ रहा है, DEFG यानी 4 बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार डी से जे में पहुंच रहा है, 6 बढ़ा रहे हैं। एफ से एन में पहुंच रहे हैं, 8 बढ़ा रहे हैं। यानी 2 4 6 8 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर 2 4 6 8 बढ़ाया जा रहा है। 2 4 6 8 क्या है, आपको बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो बी में 2 बढ़ाइए तो कितना आएगा, डी आएगा। अच्छा डी तो सभी में, फिर ई में 4 बढ़ाओगे आई आएगा, डी आई आएगा। डी आई कहाँ लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद एच में से 6 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, एन आएगा, DIN, DINQ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, DINQ। 2 4 6 8 आपको बढ़ाना था। 47 नंबर में पूछा गया है, इसमें से भिन्न संख्या बताइए कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपको भिन्न संख्या बतानी है, जो इसमें भिन्न संख्या है वो आपको बताना क्या है। 47। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये वाला जो नंबर है ये क्या लिखा गया, 4 की पावर 3 माइनस 1 क्या होता है, 63 आता है। यानी पहले का क्यूब किया गया, एक कम कर दिया गया है। इसी प्रकार 1 का क्यूब करेंगे, एक जोड़, एक मतलब माइनस कर देंगे, 0 आ गया, ये भी सही है। 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, 125 में से 1 कम कर देंगे ना, 124 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, 27 में से 1 कम कर देंगे ना तो 26 आएगा।
2 का क्यूब होता है, यही वाला भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा, 5वां नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए 48 नंबर। 48 नंबर देखिए, आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखा हुआ एक निश्चित कूट भाषा में शुगर को 81 लिखा गया है। शुगर को क्या लिख रहे हैं 81, फिल को लिख रहे हैं 51। तो बताइए क्रीम को क्या लिखेंगे। क्रीम को आपको कोड बताना है। 48 नंबर में आंसर क्या होगा। अच्छा, शुगर को 81 लिखा कैसे गया होगा, देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। शुगर का कोड में देखिए यहाँ पर शुगर है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए शुगर का कोड होता क्या है। एस का होता है 19 होता है। यू का कितना होता है, यू हमारा होता है 21 होता है। जी हमारा 7 होता है। ए हमारा 1 होता है। आर हमारा 18 होता है। अच्छा, इन सबको जोड़ो, 19, 21, 7, 1 और 18। इस सबको जोड़ो, कितना आ रहा है। चलिए जोड़ के बताइए सभी लोग यहाँ पर कितना आ रहा है। चलिए जोड़ लिया। जोड़ने पे आएगा 66। कितना आएगा, 66 आएगा। अभी भी हमारे पास 15 कम है। अच्छा, यहाँ पर नंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना शुगर में। अच्छा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 होता है ना। इसी में जोड़ दो 15, क्या 81 आ रहा है, आ रहा है। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, फिल को लिखेंगे। फिल का कोड में बात करेंगे, FILL की कोड बात करेंगे। एफ का कोड कितना होता है, एफ का कोड आपका 6 होता है। आई का 9 होता है। और एल का कोड कितना होता है, एल का 12 होता है। 12 12 कितना होता है, 24। 24 9 कितना होता है, 33। 33 6 39 आएगा। 9 6 12 12 24 और 24 और 9 33 6 39 आ रहा है। हाँ 39 आएगा। 39 आया है। अब यहाँ पर देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4। 4 गुणते 3, जितनी संख्याएं उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 12 जोड़ दो, क्या 51 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यही कोड यहाँ पर क्रीम में अप्लाई कर देंगे। क्रीम का कोड में सी कितना होता है, सी का कोड हमारा 3 होगा। आर 18 होता है। ई हमारा कितना होता है, ई हमारा 5 होता है। ए 1 होता है। एम 13 होता है। इनको जोड़ लो, जोड़ लो, कितना आएगा। जोड़ेंगे तो दोस्तों 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। अब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 गुणते 3 कितना करेंगे, 15। 15 जोड़ दीजिएगा, 55 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। हाँ, आलोक कुमार का बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ चुका है, 55 बिल्कुल सही था। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए 49 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है मोबाइल में बढ़िया से दिख रहा है ना। जूम कर दिया, थोड़ा देख लीजिए कट तो नहीं रहा है कहीं से, है ना। अगर कट रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नहीं कट रहा है, चलो। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। 6 व्यक्ति हैं, L M N P Q और R। प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। लिखा हुआ है N जो है Q और P से लंबा है। यहाँ लिख दे रहा है N जो है किससे किससे लंबा है, P से लंबा है और Q से भी लंबा है। N जो है P और Q से लंबा है, परंतु M से छोटा है। कौन छोटा है, M N, यानी इसके पहले कौन आया होगा, M आया होगा, परंतु M से क्या है, छोटा है। M बड़ा हो गया मान लो। P सिर्फ जो है Q से लंबा है। P सिर्फ जो है Q से क्या है, लंबा है। हाँ, P जो है Q से लंबा है। चलो ये भी कंडीशन सही है। जबकि R L से छोटा है। R क्या है, L से छोटा है। R जो है L से छोटा है। हाँ ऐसे होगा। R जो है L से क्या है, छोटा है। आपको दिख रहा है। तो बोला गया इनमें से बताइए कौन सा युग्म सबसे लंबा है। सबसे लंबा आपको L दिख रहा है और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, Q दिख रहा है। आंसर लगा दीजिए L और Q, बस हो गया। बस आपको क्रम से लगाना था और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है 50 नंबर। लिखा हुआ है एक दर्पण से देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में
1:30 का समय है, तो बताइए सही समय क्या होगा, है ना। एनालॉग में 1:30 है, दर्पण देख रहे हैं 12 घंटे का अंतर होता है, तो इसको 12 बजे को आप क्या ले सकते हैं, 11:60, मतलब 12 बजे होता है, और इसमें 1:30 को माइनस कर देना, 30 आएगा, यानी 10:30 इसका आंसर होगा। डायरेक्ट प्रश्न आपका आता है, 12 घंटे में इसको माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ से करंट के प्रश्न के आपके स्टार्ट है, 51 नंबर से करंट अफेयर्स के स्टार्ट है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए 51 नंबर से देखिए जो प्रश्न आपके स्टार्ट है करंट अफेयर्स के हैं, और यहाँ पर आपको जवाब देना है आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य के संदर्भ में यह अभियान किन दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है ना, किन दो, तो यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए वैसे भी विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 2025 का थीम क्या था, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, ये आपकी थीम है, याद रखिएगा। तो किन दो मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है आपको बताना, 51 नंबर में आंसर क्या होगा, है ना। 51 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारे बीच आ गया है, मात्र स्वास्थ्य नवजात शिशु की देखभाल संबंधित है, मात्र स्वास्थ्य नवजात शिशु देखभाल से ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ लंबे समय से स्नूटेड बेल सांप की खोज की गई है, जिससे इस प्रजाति की भारत में दूसरी उपस्थिति प्रमाणित हुई है ना। यहाँ पर देखिए 52 नंबर का बताना है आंसर क्या होगा। चलिए 52 नंबर का आपको जवाब देना आंसर क्या होगा, तो 52 नंबर का बी होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व। 52 नंबर का क्या होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर को आपको बताना है, हाल ही में भारत भूटान सीमा शुल्क के 6वें संयुक्त समूह JGC की बैठक कहां पर आयोजित की गई है ना, ये कहां पर की गई आपको बताना है। ये आपकी भूटान के थिम्पू में की गई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आपका है वो हो जाएगा आपका, थिम्पू यानी भूटान। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है 54 नंबर, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के शहर में एक प्लेट एक बैग अभियान शुरू किया गया है, एक प्लेट एक बैग अभियान शुरू किया गया है, 54 नंबर बताना है ना। तो ये आपका वाराणसी यानी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट 56 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है, जनवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2025 में बच्चों के लिए संभावनाएं, बच्चों के लिए लचीली प्रणालियों का निर्माण रिपोर्ट प्रकाशित किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, तो ये किया यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ याद रखिएगा। यूनिसेफ ने 2025 में बच्चों के लिए जो संभावनाएं, बच्चों के भविष्य की लचीली प्रणालियों का निर्माण जो है शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है, याद रखिएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है। एक आपका यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में, अमेरिका। चलिए 57 नंबर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे विवो चिदम्बरनार फोर्ट किस राज्य में है,
देखिए वीवो चिदम्बरनाथ फोर्ट किस राज्य में है आपको बताना है। आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। हाल ही में चर्चा में रहे वीवो वीओ वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट किस राज्य में स्थित है। ये कहां पर है। ये आपका है तमिलनाडु। एम के स्टालिन वहां के सीएम है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर बताइए। हाल ही में चर्चा में रहे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। चलिए यहां पर देखिए आपको बताना है। हाल ही में चर्चा में रहे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। 58 नंबर आपको बताना है और 58 नंबर का जवाब आ चुका है। हाँ, भारतीय अधिनियम कंपनी कंपनी अधिनियम कौन सा है 2013 वाला। कंपनी अधिनियम 2013 वाला है। बिल्कुल सही आंसर आपका है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना जो है ये आपकी हुई थी। हाँ, कंपनी अधिनियम 2013। आगे बताइए। हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। हाल ही में अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ये आपका हाँ, ये आपका किया गया है असम में। असम में आपका जगह का नाम क्या है जोगी घोपा। तो अजीब नाम है ना। तो अजीब नाम है लेकिन कोई बात नहीं, ये असम में किया गया है। असम में 59 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 60 नंबर देखिए। यहाँ से जो प्रश्न आपके स्टार्ट है इसके बाद 61 नंबर से वो सामान्य जागरूकता के हैं। ये करंट अफेयर्स के लास्ट प्रश्न और आपका है 60 नंबर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये किया गया आपका 2025। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो प्रश्न आपके स्टार्ट है सामान्य जागरूकता की स्टार्ट है 61 नंबर से और यहाँ पर आपको बताना है 61 नंबर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है। चलिए 61 नंबर बताइए। देखिए भारत का ब्राजील के साथ जो है ना मुक्त व्यापार करार नहीं है, याद रखिएगा, है ना। ब्राजील के साथ नहीं है, बाकी सबके साथ है ना, बाकी सबके साथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ पर स्थित है 62 नंबर बताना है। देखिए कॉमनवेल्थ को हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जानते हैं और ये आपका लंदन में स्थित है। कहाँ पर है ये आपका लंदन में स्थित है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है अमृत का आशय क्या है ना। अमृत का देखिए आशय पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अटल अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए AMRUT अमृत का फुल फॉर्म क्या है ना, याद रखिएगा अटल मिशन फॉर रिजु रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आंसर क्या होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। भांगड़ा बताइए किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब। पंजाब होगा। चलिए 65 नंबर बताइए। ड्रिबल शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है। जो आपका ड्रिबल शब्द है ना ये किससे संबंधित है। ये आपका है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से है। और यहाँ पर बताइए किस देश का जो बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। बुल वाला बुल फाइटिंग ये कहाँ का है स्पेन का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 67 नंबर बताइए। द सोल ऑफ द बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स लाइफ्स जर्नी इस पुस्तक के लेखक कौन है। द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है। 67 में आपको बताना है और इसके जो लेखक है उनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली यहाँ पर क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। ये इनकी क्या है आत्मकथा है। आत्म क्या है कथा है। यहाँ पर पूछा गया बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है। बेटों वाली विधवा जो है हिंदी के महान इतिहासकार साहित्यकार है ना
बेटों वाली जो विधवा है, हिंदी में महान साहित्यकार है मुंशी प्रेमचंद। इनके द्वारा और भी रचनाएं हैं, गोदान गबन, ये सब आपने पढ़े होंगे, उपन्यास है इनके। चलिए अगला प्रश्न बताइए 69। पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, 7 मंजिला क्या है भवन है आपका, ये किससे संबंधित है ना, किससे संबंधित है आपको बताना है। पोटाला पैलेस ये आपका है दलाई लामा, दलाई लामा संबंधित है, तिब्बत में आप जानते हैं। हाँ, दलाई लामा का वो आवास स्थान है, आप कह सकते हैं आवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 70 नंबर बताइए। लिखा हुआ है अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल संबंधित है। विनेश फोगाट जो है प्रसिद्ध भारतीय कुश्ती पहलवान है ना। कुश्ती लगा दीजिए, कुश्ती यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इन्हें 2016 में भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2016 में। 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था आपका, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन। दो हजार सोलह में दिया गया था। तो चलिए यहीं तक आपके जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना।